हेलो फ्रेंड, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम आज फिर बिहार स्पेशल बिहार तथ्य संग्रह पढ़ेंगे एजुटेरिया का, जिसमें हम पिछले वीडियो में बिहार का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, जिसमें बिहार के इतिहास में हम बिहार के प्राचीन बिहार के बारे में ही चर्चा करेंगे। जो आगे चलिए देखते हैं। ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। तो प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में चर्चा करनी है। प्राचीन बिहार का जो इतिहास है इसे कई खंडों में बांटा गया है, जैसे कि पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म को हम एक एक करके सारा अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख स्रोत यहाँ से। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जिसे आज के समय में सारण कहते हैं, चेचर जिसे वैशाली के नाम से जानते हैं, मनेर जिसे पटना कहते हैं, सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और वृद्ध भांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जैसे लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं। बराबर की जो गुफाएं हैं वो राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातत्व स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, आगंतुक निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज की इंडिका और फाहियान इत्सिंग हेनसांग के यात्रा वृतांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पाषाण काल। पुरापाषाण काल। इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्राहक था। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। मतलब दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से क्या प्राप्त हुआ, तो बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्यपाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक था, खाद्य संग्राहक था एवं पशुपालक भी था। मध्यकाल में व्यक्ति पशुपालक मतलब पशुओं को पालने लगा था। मानव के द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को माना गया या बनाया गया था। मतलब कि मनुष्य का सबसे पालतू पशु कौन था, तो वो कुत्ता था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए, जैसे कि सारण, वैशाली, पटना, शनुहार, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए थे। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं।
ताम्रपाषाण काल, चिरान, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, शनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल, आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार था वो गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ था। अगला है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्र कहा गया है। वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया। महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगंतुक निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगंतुक निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 जनपद की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है कि 16 जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हम कहेंगे आगंतुक निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 जनपद की जानकारी मिलती है। तो 16 जनपद में 3 महाजनपद का विस्तार ही बिहार में हुआ था। 16 जनपद में 3 जनपद का विस्तार मात्र बिहार में हुआ था। वज्जी या जिसे लिच्छवी भी कहते थे, आज के समय में वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र है। मगध और अंग थे। मगध में पटना, गया, नालंदा क्षेत्र और अंग में भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र आता था। वज्जी एवं महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ, इसे हम 8 कुल भी कह सकते हैं। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध जनपद क्या है? मगध जनपद के बारे में जानना है। मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवृज राजगिरे थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नहीं था। मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अंग के अंतिम शासक कौन था? तो ब्रह्मदत्त थे।
और ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज, वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। हर्यक वंश 1544 से 442 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। वही दूसरी पत्नी चेल्हना, जिसे चेल्लना थी, उसे चेल्हना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी चेल्हना थी और चेल्हना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रधोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रधोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवंक को भेजा था। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुड़िक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु हुआ। अतः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्र संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपूर्ण गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजकुंभ से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने वैशाली की राजधानी बनाया और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वश कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया था। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई और कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। अब नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व।
महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मानंद ने एक राठ अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, असम, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार पद्मानंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश 321 से 180 ईसा पूर्व। अब जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिन्होंने 321 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया या सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत, ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला अर्थात कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और 1998 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पे बैठा, जिसने शासन 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से भी पुकारा जाता था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा और इससे पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिंघल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वो शैव धर्म को मानता था। दिव्य वरदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर घटा करके 1/8 कर दिया था 20वें वर्ष में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया, जिसके नाम हैं कुणाल, बधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालुकशुक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ था और मौर्य वंश का शासन काल 137 वर्षों का था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। उन्होंने शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी पुकारा जाता था। उनके बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता महामाया देवी थीं और सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया था। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, संसार दुखमय है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है और दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक होता है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या था? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ थे। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिए और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हुआ
और बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली तथा द्वितीय गुरु रुद्रक राम पुत्र राजगृह थे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। तो कौन से 10 शील आश्रम थे? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह, नेत्र गायन का त्याग, कोमल सैया का त्याग और मद सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम उसके प्रतीक जन्म कमल है, यौवन षाढ़, महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग घोड़ा, संबोध ज्ञान प्राप्ति पीपल बोध वृक्ष, महापरिनिर्वाण या मृत्यु, पद चिन्ह स्तूप और धर्म चक्र या प्रथम उपदेश चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीत के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकल्प था, जो सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन था। सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। इस पिटक का संकलन मोगली-पुत्र तिस्स ने किया था। अर्थात सुत्त पिटक ग्रंथ का संकलन आनंद ने किया था और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था और अभिधम्म पिटक का संकलन मोगली-पुत्र ने किया था। बौद्ध संगीत सभा कहाँ कहाँ प्रारंभ हुई? प्रथम बौद्ध संगीत वर्ष 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप और इसकी विशेषताएं थी सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय संगीति सभा 383 ईसा पूर्व वैशाली में, शासक कालाशोक और अध्यक्ष थे सभा कामी। इसकी विशेषताएं थी कि महासांघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीत सभा 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगली-पुत्र तिस्स और अधिगम पिटक का संकलन करना। चौथा प्रथम शताब्दी ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क शासक थे वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और महायान एवं हीनयान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर, स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और इन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन थे और काशी के राजा भी थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यही 4 महाव्रत की शिक्षा इन्होंने दी थी। किसकी? सत्य की, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा इन्होंने दिया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व माना गया। कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थीं। इनकी पत्नी यशोदा थीं। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुजा था। उनके जमाता या दामाद का नाम जमाल या जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद
42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जयभृग ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई जैन धर्म के तीन रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्म। सत्य का मतलब था झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का है हिंसा नहीं करना, आस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरग्रह का मतलब है धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद, श्यायवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था और जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और वैद वृषभ था, मतलब जैन धर्म के तीर्थकर हैं एवं उनके प्रतीक। तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक था बैल या वृषभ। द्वितीय तीर्थकर थे अजीतनाथ, जिसका प्रतीक था हाथी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक था सर्प। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक था सिंह। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वासुपूज का जन्म बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वासुपूज का जन्म बिहार में हुआ था। जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीतियाँ वर्ष 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जिनकी विशेषताएं थी दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन प्रथम जैन संगीत में हुई थी। द्वितीय जैन संगीत 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में प्रारंभ हुआ, जिसके अध्यक्ष थे देवर्द क्षमा श्रम और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीत में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा ये दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। सुगवंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में सुगवंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण तथा वह बृहदत्त की सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की। उसने यवनों को आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कर्ण वंश का स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या की और वसुमित्र सुगों के अमात्य मंत्री थे। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश का था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था। कुषाण वंश क्या है? भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे और विदेशियों के आने का क्रम हिंदू, यूनानी शक और पहल कुषाण थे। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे और कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कडफिसेस थे।
इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन, कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व ने की थी। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था, जो 280 से 320 तक शासन किया था। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया और चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परम क्रमांक, अप्रतिरत आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रस्थ से मिलती है। उसने उत्तरापद के 9 राजाओं तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी हरिश्रेण था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त II ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ ने चंद्र नाम से संबोधित किया था और मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता था। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। कौन कौन? कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरफर या छपड़क और भरूची थे। ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे, जो 415 ईसा से 455 ईस्वी तक राज किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईसा पूर्व में शासक बना था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना।
स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। मध्य एशिया के बर्बर जात हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ और स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंद ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था और स्कंदगुप्त ने शकादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की और इस वंश के सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की और सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका भी निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी के शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए। विहार बनाने देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया और पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थीं। दामन एवं विट्ठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उसकी राजधानी बृहद्रथ के समय ये वंश है और शासक जिसकी राजधानी गिरिव्रजराज गृह मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार शासक था तब राजधानी गिरिव्रजराज गृह था। उदयन के समय राजधानी पाटलिपुत्र, शिशुनाग के समय वैशाली, कालाशोक के समय पाटलिपुत्र, नंद वंश के समय पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र, कुषाण के समय पुरुषपुर एवं मथुरा था। गुप्त वंश पाटलिपुत्र, पाल वंश मुंगेर था। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई ये राज्य के प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धचरित्र अश्वघोष ने लिखा, ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन के द्वारा लिखित रचना है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। सीयूकी ने हेनसोंग की रचना है, ये भारत का यात्रा का विवरण लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, ये मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया है। और मिलिंद पुनः नागसेन की रचना है, ये वैक्टियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है। ललितपुर विस्तार ये बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ का उल्लेख किया गया है। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगला मध्यकालीन भारत का इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप इस चीज़ को बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।